टेक्निकल एनालिसिस बेसिक फॉर बिगनर्स लेवल 2। जैसे हमने पहले पार्ट में ट्रेंड लाइन कवर कर लिया, सेकंड पार्ट कवर कर रहे थे इंडिकेटर्स, जिसमें हमने 4 इंडिकेटर डिस्कस किए थे: मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई और एमएससीडी। आज की वीडियो में हम उनके लाइव एग्जांपल देखेंगे, लाइव चार्ट पर हम उनको कैसे देखें और कैसे एनालाइज करें। देखिए, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास हिंडाल्को स्टॉक का चार्ट है और इसका टाइम फ्रेम है 15 मिनट। यहाँ पे पहले प्राइस ने एक रेंज बनाई, डीप पुल बैक पे लिया, उसके बाद प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव करना शुरू कर दिया। हम जो अब इसमें देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जब प्राइस पुल बैक लेगा तो हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि प्राइस का मूवमेंट और आगे कैसे हो सकता है। या तो यहाँ से रिवर्सल होगा या तो वो ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। और इसको हम इंडिकेटर जो हमने पढ़े थे उसकी मदद से हम एनालाइज कैसे करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। हमारे पास जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट, हम 15 मिनट में जो डेटा मिला है वो ये मिला है कि प्राइस ने एक एग्रेसिव मूव किया ऊपर की ओर। अब हम इसका पुल बैक देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और इसका पुल बैक देखेंगे। 15 मिनट के साथ 3 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा काम करता है, पर इस साइड पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम से इसको एनालाइज करेंगे। देखिए, ये है वो मूव जो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा था। देखिए, अभी हम जो एनालाइज करने वाले हैं वो इंट्राडे के लिए करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, प्राइस इस पॉइंट से यहाँ तक बहुत एग्रेसिव मूव किया, उसके बाद प्राइस उतना एग्रेसिव मूव नहीं किया और वो साइडवेज ऊपर की ओर चल रहा है। यहाँ पे प्राइस स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, पर उतना एग्रेसिव मूव ऊपर की ओर नहीं चल रहा। हम जो वेट कर रहे हैं, हम एक पुल बैक का वेट कर रहे हैं, जिसको हम एनालाइज करके आगे का बायस बता सके कि प्राइस कहाँ पर मूव कर सकता है। हम इसमें मूविंग एवरेज लगाएंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हमें देखा कि हमें जो बायस बनाना है वो इंट्राडे के लिए बनाना है, तो हम नेक्स्ट डे या पोजिशनल ट्रेड के लिए नहीं बनाएंगे। तो हमें जो डेटा चाहिए होगा लास्ट 1 आवर, 2 आवर या 3 आवर तक का डेटा ही सफिशिएंट होगा हमारे लिए। उस हिसाब से हम मूविंग एवरेज की वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर EMA यूज करेंगे। देखिए, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और अगर हमें लास्ट 1 आवर का डेटा चाहिए, हम जो वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो 12 सेलेक्ट करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम और मूविंग एवरेज की वैल्यू 12, तो इसका मतलब लास्ट 12 कैंडल्स का डेटा एनालाइज करेगी मूविंग एवरेज। 1 आवर का डेटा हमें मिल जाएगा। अब जो लास्ट 2 आवर का डेटा सेलेक्ट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 24 और लास्ट 3 आवर के लिए 36। देखिए, जैसे हमने वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ब्लू लाइन की वैल्यू है 12, रेड की है 24 और ये जो ग्रीन लाइन है इसकी वैल्यू है 36। तो देखिए, अब हम इसको कैसे देख सकते हैं। हमें पता है प्राइस ने यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया, उसके बाद प्राइस थोड़ा स्लोली मूव कर रहा है ऊपर की ओर। हमें एक डीप पुल बैक चाहिए या फिर हम बोल सकते हैं हमें एक डिसेंट सा पुल बैक चाहिए, जिसको हम एनालाइज करके हम पता कर सके आगे का बायस क्या होगा, जो कि अभी हमें नहीं मिला है। तो हम यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए, जो वैल्यू सेलेक्ट करिए, ये हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर गया 5 मिनट, तो ये वैल्यूज उस हिसाब से सेलेक्ट करिए। अगर आप 15 मिनट में जाएंगे तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, आपको फिर 1 आवर और 2 आवर 3 आवर के लिए अलग अलग वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो सेटिंग होती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने टाइम तक का डेटा देखना चाहते हैं अपने चार्ट पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर उसने पुल बैक लिया और ऊपर गया। इसके बाद हम बोल सकते हैं इस साइड से प्राइस ने कोई दूसरा हाई नहीं बनाया, जो बनाया था वो यहाँ से फेक होकर वापस नीचे आ गया। उसके बाद प्राइस ने जो यहाँ पे छोटा सा पुल बैक हुआ है, तो हम यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि अभी हमें दिख रहा है कि प्राइस को ब्रेक करके वापस अंदर की ओर आ रहा है, शायद ये रेंज बन सकती है। तो हम यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे और हमें एक माइनर सी रेंज हमें देखने को मिल रही है। तो हम इसको एनालाइज करके देखेंगे कि प्राइस किस तरह से मूव कर सकता है। हम एक पुल बैक का वेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा एग्रेसिव मूव करे नीचे की ओर, फिर उसके बाद जब प्राइस ऊपर आए और इस रेंज के अंदर वापस आ जाए, हम यहाँ पे फिर अपना कुछ डिसीजन ले सकते हैं, बायस बना सकते हैं कि प्राइस आगे कैसे मूव कर सकता है। अभी हमें नहीं दिख पा रहा है कि बायस किस डायरेक्शन में होगा। ये बहुत जल्दी हो जाएगा अगर हम अभी बायस बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें एक एग्रेसिव सेलर नहीं दिख रहे जो डिसेंट सा पुल बैक दिखाए कि डिसेंट पुल बैक हो चुका है। अभी प्राइस ऊपर जाके के रेंज में चलना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फेक मूव आया, तो हम चाहते हैं कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है यहाँ पर इस तरह से, तो हम चाहते हैं कि एक फेक मूव नीचे की ओर आए, फिर वापस ऊपर रिकवर कर जाए शार्पली, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी रेंज बनाए, तब हम अपना बायस तब क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी इतने दूसरे स्टॉक देखते हैं। देखिए, अभी हमारे पास जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। जैसे आप देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पर पहले रेंज में गया, उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं। प्राइस पहले रेंज में था और अब ये ब्रेकआउट कर रहा है नीचे की ओर। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमें पता चले कि रेंज कहाँ पर है। हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, हमने रेंज बना दी। आप इस जोन की तरह भी बना सकते हैं या फिर इस सिंगल लाइन भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस पहले यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव मूव किया, उसके बाद थोड़ी रेंज बनाई, बहुत माइनर सी रेंज बनाई, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा एग्रेसिव मूव करके और नीचे ब्रेक हो गया है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हम देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमें ये नहीं पता कि प्राइस यहाँ पे वापस अंदर करके इस तरह से मूव कर सकता है या इस रेंज में वापस आ सकता है, और या फिर प्राइस और नीचे ब्रेक करके पुल बैक लेके और नीचे जा सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, हम यहाँ पर अपना बायस क्रिएट करेंगे। देखिए, अभी प्राइस कर रहा है एग्रेसिव नीचे की ओर। अब हम जो करेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक आने का, और हम चाहेंगे प्राइस यहाँ पर जब आए इस लाइंस के पास, जो कि ये लोअर लाइन है रेंज की, और हम जो इस पे इंडिकेटर यूज करेंगे
लिए हम RSI यूज करेंगे। पुल बैक आए तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो RSI ओवरबॉट जोन में हो तो हम एक बायस क्रिएट कर सकते हैं कि शायद प्राइस वापस नीचे की ओर चल सकता है। हम इतना बायस क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए प्राइस एग्रेसिव मूव कर गया इस तरह से और यहाँ पर आ गया, तब हम अपना बायस ये नहीं क्रिएट करेंगे कि ओवरबॉट होने पे हम इसको सेल करेंगे। तब हमें और वेट करना पड़ेगा। तो अगर एग्रेसिव मूव इस तरह से आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि पूरा एरिया शायद फेक हो जाए। फेक का मतलब रेंज को ब्रेक करके वापस अंदर की ओर आ जाए, तो मतलब शायद प्राइस अब रिवर्स करके और ऊपर जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी हमें पुल बैक का वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरह से मूव करता है। यहाँ पे जो हम इंडिकेटर यूज करने वाले हैं वो है RSI। इस लाइन के पास जब प्राइस पहुंचे हम चाहेंगे कि RSI की वैल्यू तब तक यहाँ पर ओवरबॉट की जोन में आ जाए और हम यहाँ पर जब प्राइस पहुंच जाएगा पुल बैक लेते वक्त हमें कुछ एग्रेसिव सेलर देखने को मिलेंगे और RSI ओवरबॉट जोन में होगा, तब हम वहाँ पर अपना एक बायस क्रिएट कर सकते हैं डाउन साइड की ओर कि प्राइस अभी नीचे और जा सकता है। अभी के लिए हमें यहाँ पे वेट करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पुल बैक कैसा आता है। चलिए अभी हम देखते हैं कि हिंदाल्को ने कैसा मूव किया। ठीक है, जैसे अभी देख सकते हैं हिंदाल्को में वो एग्रेसिव मूव हमें नीचे की ओर देखने को मिल रहा है। एक डिसेंट सा पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमें और वेट करना होगा। चलिए इसको भी हम बाद में अपडेट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक और स्टॉक का चार्ट लेते हैं। ये है टाटा स्टील। जैसे आप देख सकते हैं अपने हिंदाल्को में भी सेम चीज हो रही थी कि प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव कर रहा था और उसके बाद प्राइस यहाँ पर रेंज में गया। हमने हिंदाल्को में बोला था कि हमें एक डिसेंट पुल बैक चाहिए एग्रेसिव, उसके बाद हम सोचेंगे। हिंदाल्को में हमें भी थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, पर टाटा स्टील में वो एग्रेसिव मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसके बाद हमें इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपना बायस और कंफर्म करना होगा। तो हम इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। देखिए जैसे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन पता है कि प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर स्लोली ऊपर गया और एक रेंज बनाई और रेंज के बाद प्राइस एग्रेसिव मूव कर रहा है नीचे की ओर। हमें ट्रेंड के साथ रहना है। ट्रेंड है इसका अप डायरेक्शन में, जो एग्रेसिव मूव कर रहा है ऊपर डायरेक्शन में। तो हम जो चाहेंगे हमारा जो बायस क्रिएट होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक प्राइस टच कर जाए। उसके लिए हम एनालिसिस कर सकते हैं, पर हम ये नहीं बोल सकते कि प्राइस यहाँ से नेक्स्ट 3 या 4 आवर या नेक्स्ट डे तक का एनालिसिस हम इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम से एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें उतना ही बड़ा डेटा और एनालाइज करना पड़ता है। हम इसमें चलिए इंडिकेटर यूज करते हैं MACD। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से लोअर लो और यहाँ से लोअर लो बना रहा है और हम इंडिकेटर देखें MACD, वो भी यहाँ से लोअर लो और यहाँ से लोअर लो बना रहा है। तो अभी जो इंडिकेटर है और प्राइस है वो दोनों सिंक या फिर हम बोल सकते हैं सिमिलर ही मूव कर रहे हैं। कोई डाइवर्जेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। हम जो बायस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्राइस यहाँ तक एग्रेसिव मूव करे और हम यहाँ पर वो बायस क्रिएट करना चाहते हैं कि प्राइस यहाँ तक एटलीस्ट मूव करे, इस डायरेक्शन में इस लाइन तक टच करे। तो उसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है अच्छे से। प्राइस भी एग्रेसिव मूव कर रहा है नीचे की ओर और MACD भी लोअर लो बना रहा है, सिमिलर प्राइस की तरह मूव कर रहा है। हमें यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमें अभी और वेट करना पड़ेगा। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि अभी जो हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग बायर नहीं देखने को मिल रहे, तो हम बोल सकते हैं बायर अभी हमें स्ट्रॉन्ग होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम इसको बाद में अपडेट करते हैं कि प्राइस कैसे मूव किया। ठीक है, जैसे हम कह रहे थे हिंदाल्को में एग्रेसिव मूव आ सकता है नीचे की ओर, हम उसी का वेट कर रहे थे, तो वो अभी आ गया है। अब यहाँ पे आप एक और कंसेप्ट यूज कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ पे प्राइस एग्रेसिव मूव किया है, जैसे आप देख सकते हैं कैंडल काफी एग्रेसिव मूव करी है, तो हम बोल सकते हैं इस एरिया में प्राइस ने एग्रेसिव मूव किया था। तो अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस कैसे मूव करता है। तो हम उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये हो गया एक माइनर सा सपोर्ट। माइनर इसलिए बोले कि एग्रेसिव मूव भी इतना सा है प्रीवियस से, अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस जो एग्रेसिव मूव कैंडल आप देख सकते हैं उससे देखें तो ये एग्रेसिव मूव काफी कम है। तो हम बोल सकते हैं माइनर से सपोर्ट है यहाँ पर। प्राइस देखते हैं कैसे मूव करेगा यहाँ पर। देखिए जैसे आप देख सकते हैं प्राइस तीनों मूविंग एवरेज से ब्रेक करके नीचे की ओर आ रहे हैं और एक माइनस सपोर्ट है यहाँ पर। तो हम जो चाहते हैं, हम ये चाहेंगे कि प्राइस अगर यहाँ पर भी टच करे तो यहाँ से एग्रेसिव मूव दिखाए ऊपर की ओर। जो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग थी 36, तो इससे प्राइस ऊपर मूव कर जाए और यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लें तब आप देख सकते हैं कि प्राइस रेंज के अंदर आ जाएगा। मूविंग एवरेज से ये फेक करके वापस ऊपर चला जाएगा। बोल सकते हैं कि मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करेगी तब। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक माइनस सपोर्ट था, उसको भी रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर चला जाएगा। हम बोल सकते हैं तब कि प्राइस स्ट्रांग होना मूव कर रहा है। पर अभी हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा कि प्राइस कैसे मूव करता है, उसके बाद ही हम बायस क्रिएट कर सकते हैं। और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन की तरह ही बना सकते हैं। आप इस पॉइंट से भी बना सकते हैं और जो लोएस्ट कैंडल है इस पॉइंट से भी इसको बना सकते हैं। और अभी हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव कैसे करता है। चलिए देखते हैं कि प्राइस ने कैसे मूव किया। जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदाल्को में प्राइस यहाँ पे आया, एग्रेसिव मूव किया, उसके बाद यहाँ पर प्राइस सपोर्ट पर आ गया है। फिर अभी हम देखेंगे प्राइस कैसे मूव करेगा। देखिए हमारे बायस को सही होने के लिए प्राइस को यहाँ से एग्रेसिव मूव करना चाहिए ऊपर की ओर, फिर यहाँ पे छोटे से माइनर पुल बैक लेके यहाँ पर प्राइस होल्ड करना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हमारा बायस ऊपर की ओर सही है और हमें उतना कॉन्फिडेंस आ सकता है ट्रेड लेने के लिए। पर अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नीचे चला जाता है और यहाँ पर अगर इस तरह से पुल बैक लेता है, इस तरह से वीक पुल बैक ऊपर की ओर आता है, तो हम बोल सकते हैं कि शायद प्राइस अभी और नीचे डीप पुल बैक ले सकता है। मतलब प्राइस इस तरह से जो मूव किया है, प्राइस यहाँ से आके इतना और डीप पुल बैक लेके यहाँ पे कुछ रेंज में या फिर एग्रेसिव मूव दिखा सकता है। इस तरह से मूव कर सकता है। और या फिर प्राइस यहीं से एक एग्रेसिव मूव दिखा के
इसी जोन से ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जा सकता है। अभी जो हमने माइनर सपोर्ट बनाया था ये उसके पास है और ये मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके नीचे की ओर आ गया है। तो हम चाहेंगे कि प्राइस एक एग्रेसिव मूव दिखाए, इन सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए, जिससे हम बोल सकते हैं प्राइस ये एरिया फेक हो गया है और प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके और ऊपर जा सकता है। उसके लिए प्राइस को एग्रेसिव मूव दिखाना जरूरी है इस तरह से, और अगर वो ऐसा नहीं होता तो हमें फिर अपना बायस चेंज करना होगा, क्योंकि मार्केट जो होता है वो कोई स्ट्रिक्ट रूल पे नहीं चलता कि हमने लाइन ड्रॉ कर दी तो वो काम करेगी ही करेगी। हमें प्राइस को देखते हुए, उस एनालिसिस को देखते हुए अपने आप को भी चेंज करते रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक्सिस बैंक ने कैसे मूव किया। आप देख सकते हैं प्राइस अभी थोड़ा स्लोली मूव कर रहा है। हम अभी इसमें एक पुल बैक का वेट कर रहे हैं इस लाइन तक। देखिए अगर ये ट्रेड मिस भी हो जाती है, मान लीजिए प्राइस और नीचे ब्रेक कर जाता है और नीचे की ओर, तो इसमें हमें तब भी काम पेशेंस ही रखना पड़ता है, क्योंकि जैसा हम चाहिए कि पुल बैक आएगा ओवरबॉट होगा तब वो ज़्यादा सेफ होगा, बजाय इसके कि हम यहाँ पे अगर हम सेल कर देंगे देखते हुए कि ब्रेकआउट हो गया और नीचे जा सकता है, तो ये हमेशा काम नहीं करेगा। ये हमारा रिस्क बढ़ जाएगा अगर हम इस तरह से ट्रेड करेंगे तो। और ऐसे ही मूवमेंट होते हैं जहाँ पे हमें सीखना होता है कि हम अपने आप को काम और अपने रूल्स को कैसे फॉलो करें। देखिए टाटा स्टील में हमने बोला था कि हम इसमें एक डाइवर्जेंस का वेट कर रहे थे कि जब हमें एक डाइवर्जेंस मिलेगा या फिर प्राइस एग्रेसिव मूव करता है तो हम इसमें कुछ अपना बायस कंफर्म या फिर हम कुछ एक्शन लेने की सोच सकते हैं। देखिए प्राइस यहाँ से लोअर लो बनाया प्राइस ने इस तरह से, आप देख सकते हैं कि एमएससीडी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, पर अभी भी वो लोअर लो बना रहा है इस तरह से, तो हमें और वेट करना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया और उसके बाद प्राइस नीचे आ रहा है इस तरह से। अभी जो आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि माइनर सा लोअर लो बनाया, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेम ही पॉइंट पर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। पर आप एमएससीडी को देख सकते हैं, एमएससीडी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, तो अभी हमें और वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्राइस और कैसे मूव करता है आगे की ओर। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एग्रेसिव मूव आया बायर का, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे बायर कब एग्रेसिव होना शुरू होंगे। एमएससीडी ने एक सिग्नल दिया कि यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट तब बोलेंगे जब हमें एक एग्रेसिव मूव मिल जाएगा इस डायरेक्शन में। जैसे आपने एमएससीडी की वीडियो में देखा होगा, उसी तरह से हम यहाँ पे अगर हमारा बायस अप डायरेक्शन में तो हम एग्रेसिव बायर का वेट कर रहे हैं, तब हम अपने बायस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस कैसे मूव करेगा। और आप देख सकते हैं हमने तीनों स्टॉक्स में जैसे भी एनालिसिस किया, पहले हमने चार्ट को रीड किया, उसके बाद हमने इंडिकेटर लगाया। अब हम उसको रीड कर रहे हैं कि इंडिकेटर कैसे कैसे काम कर रहा है प्राइस के हिसाब से। पहले हमने चार्ट को रीड किया, उसके बाद हमने इंडिकेटर लगाया। हमने पहले इंडिकेटर लगाकर उसी पर अपना बायस शुरू नहीं कर दिया, क्योंकि इंडिकेटर जो होता है वो सेकंड ओपिनियन देने के लिए होता है, वो हमें लास्ट में ही यूज करना चाहिए अपने बायस को और कंफर्म करने के लिए और डेटा कलेक्ट करने के लिए, जिससे हमारा बायस और स्ट्रॉन्ग बने। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस कैसे मूव करता है। देखिए अभी हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट यूज करेंगे जो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस एग्रेसिव मूव आया नीचे की ओर सेल डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं जो लास्ट टाइम जो सेलर प्रेजेंट है वो इस लेवल पर प्रेजेंट थे। यहाँ पे प्राइस एग्रेसिव मूव किया था और इस बार दोबारा आएगा तो चांसेस है कि एक बार एग्रेसिव मूव नीचे आ सकता है, पर हमारा बायस है अप डायरेक्शन की ओर। तो हम क्या चाहेंगे, देखिए जैसे हमें दिख रहा है कि एमएससीडी थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू हो गया है, तो हम क्या चाहेंगे कि प्राइस जब यहाँ पर आए वापस, जहाँ पे सेलर लास्ट टाइम मूव किए थे, तो प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आए, वो यहाँ पर होल्ड करें या उतना ज़्यादा डीप पुल बैक नहीं आए, जिससे हमें ये कंफर्म हो कि यहाँ पे अब सेलर वीक हो चुके हैं, वो अब इतना एग्रेसिव मूव नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं ट्रेड लेने का। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्राइस जा सकता है, तो हमें उस चीज़ का वेट करना होगा। और अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नीचे चला जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डाइवर्जेंस बना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फॉल्स सिग्नल हमें मिला। पर हमें इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले सेलर आए थे, अब वापस वो सेलर नहीं आए, तभी हमें ज्यादा कंफर्मेशन होगी अब सेलर आना कम हो गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सप्लाई जो थी कम हो गई है और डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि एग्रेसिव मूव आ जाए एक इस तरह से बायर्स का, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा होल्ड करे, उसके बाद और मूव करे, या फिर होल्ड करे, या फिर हम बोल सकते हैं कि छोटा सा पुल बैक हो, ज्यादा डीप पुल बैक नहीं हो। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव कर सकता है और इस लाइन तक टच कर सकता है। चलिए इतने हम देखते हैं दूसरे स्टॉक में प्राइस कैसे मूव कर रहा है। हिंदाल्को में देख सकते हैं कि प्राइस एग्रेसिव मूव करना शुरू हुआ है, पर एक कैंडल आई अभी 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर है। 3 मिनट में हमने एक बायस बनाया था कि ऐसे प्राइस मूव कर सकता है, फिर 5 मिनट में अगर हम उसको देख रहे हैं कि प्राइस की डायरेक्शन कहां पर है और कैसे मूव कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव मूव किया है, स्टिल अभी और भी इसको मूव करना बाकी है। अभी जो टाइम चल रहा है और अभी जो कैंडल चल रही है वो 120 की चल रही है। मार्केट अभी 315 पर क्लोज हो जाएगा, या 320 बोल सकते हैं, 320 तक ब्रोकर्स ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं, 320 पर क्लोज हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 2 आवर्स बाकी है और देखते हैं 2 आवर्स में प्राइस कैसे मूव करता है। एक्सिस बैंक में हमें दिख रहा है कि छोटा सा पुल बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर मार्केट क्लोज होने में 2 ही आवर्स बाकी है, तो देखते हैं कि किस तरह से प्राइस मूव करेगा। तो चलिए अभी हम और वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस कैसे मूव कर सकता है। देखिए जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक और इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने एक बॉलिंजर बैंड लगाया कि हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक रेंज माइनर से रेंज बनते हुए दिख रही है, तो हम देखना चाहते हैं कि बॉलिंजर बैंड में कैसे वो दिख रही है। देखिए बॉलिंजर बैंड फेमस है स्क्यूज के लिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या स्क्यूज हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखिए अभी तो हमें उतना ज्यादा एक स्क्यूज देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर एक स्क्यूज बना था, उस हिसाब से तो हमें कोई स्क्यूज अभी देखने को नहीं मिल रहा है, तो अभी हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो बॉलिंजर बैंड हमें यहाँ पे कैसे मदद कर सकता है। देखिए जैसे मैंने
बोला सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट के लिए। मान लीजिए प्राइस अगर एग्रेसिव मूव करता है इस तरह से और यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता है, तो जो बोलिंजर बैंड होगा ये इस तरह से ऊपर जाकर इस तरह से एक स्क्वीज बना सकता है। तो जब ये इस तरह से एक स्क्वीज बनाएगा तब हमें थोड़ा और एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बोलिंजर बैंड ने भी स्क्वीज बनाना शुरू कर दिया। और जैसे आप देख सकते हैं कि MACD स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया था, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ से एक ब्रेकआउट कर सकते हैं ऊपर की ओर। इस तरह से हम इंडिकेटर का यूज कर गए। देखिए इंडिकेटर का यूज हम बाद में ही करते हैं, हमें उसमें क्या देखना है हमें वो भी पता होना चाहिए। अगर MACD हम डाइवर्जेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें वो देखना चाहिए डाइवर्जेंस बनने का सही तरीका क्या है। तीनों स्टॉक में जितने भी इंडिकेटर यूज किया हमने वो सब पुल बैक के आने या पुल बैक का वेट करते हुए ही किए हैं। हमने इंडिकेटर देख के तुरंत ही बाय सेल नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है कि इंडिकेटर के ऊपर कि इनका यूज कैसे करें और कब करें। चलिए देखते हैं प्राइस ने कैसे मूव किया। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इस पॉइंट तक प्राइस यहाँ पर स्लाइटली लोअर लो बना रहा है और MACD यहाँ पर हायर लो बना रहा है। एक हमें यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो हमने कहा था प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव करे और यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक ले या फिर यहाँ पर होल्ड करे। और हमने ऐसा क्यों बोला था कि लास्ट टाइम यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग आए थे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी क्योंकि हमारा बायस अप डायरेक्शन की ओर है। हम चाह रहे थे यहाँ पे उतने एग्रेसिव सेलर नहीं आए। फिर हमने देखा कि प्राइस एग्रेसिव मूव करने के बाद यहाँ पर हमारे बायस होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी, हमारा बायस था कि प्राइस इस लाइन को टच कर सकता है क्योंकि ये प्रीवियस एक हाई था इस लाइन तक। हमने कहा था कि प्राइस इस तरह से मूव करके पुल बैक के बाद इस लाइन को टच कर सकता है। देखिए जैसे हमने एक और इंडिकेटर लगाया था बोलिंजर बैंड, और हमने कहा था कि अगर प्राइस को ब्रेकआउट करने ऊपर की ओर तो यहाँ पर हम बोलिंजर बैंड को यहाँ पर कुछ स्क्वीज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बोलिंजर बैंड ने कैसा दिखाया। जैसे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर इस एरिया में हमें एक स्क्वीज यहाँ पे दिखाई दिया और इस एरिया में हमें एक छोटा सा पुल बैक मिला, जो कि हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि छोटा सा पुल बैक ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव सेलर थे। तो हमें यहाँ पे कम एग्रेसिव सेलर चाहिए, मतलब हमें सप्लाई उतनी नहीं चाहिए, हमें डिमांड ज़्यादा चाहिए अगर हमारा बायस सही होना है। तो आप देख सकते हैं इस लाइन से पहले हमें क्या क्या सिग्नल मिल चुके थे। देखिए पहले तो हमें ये मिला था कि प्राइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्रेसिव मूव है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये पुल बैक आ रहा है। इस एरिया में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला था, इस एरिया में हमें स्क्वीज देखने को मिला और इस एरिया में हमें लेस सेलर देखने को मिले। और हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी कंसेप्ट इसमें यूज किया। तो आप देखिए हमने ये सारे कंसेप्ट को मिलाकर अपना एक बायस बनाया है। हम ना ही तो बॉलिंजर बैंड पे पूरी तरह से डिपेंड थे और ना ही तो हम MACD पे पूरी तरह से डिपेंड थे। हमने सारे कंसेप्ट को मिलाकर एक बायस बनाया। चलिए देखते हैं कि बाकी स्टॉक में प्राइस कैसे मूव हुआ। देखिए अब जैसा मैं देखा था कि हिंदाल्को में हमने कहा था इस तरह से प्राइस अगर एग्रेसिव मूव ऊपर की ओर आता है और यहाँ पे प्राइस होल्ड करता है तो चांसेस है कि प्राइस इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पर हमें वो देखने को नहीं मिला। ये जो माइनर सपोर्ट जो हमने बनाया था यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहे हैं, तो इसमें हम अभी वेट करेंगे। देखिए अगर प्राइस आज मूव नहीं करता, आज ये रेंज में चला जाता है और कल अगर प्राइस एग्रेसिव मूव कर जाता है इस डायरेक्शन में ओपनिंग में ही, तब हम इसको अलग तरीके से देखेंगे। अभी जो हमारा जो बायस हम कह रहे थे कि छोटा सा एग्रेसिव मूव आए तब एक पुल बैक ले तो हम ट्रेड लें, पर अगर मॉर्निंग में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इतना ही ऑलरेडी मूव कर चुका है तो हमें पूरा बायस दोबारा से देखना पड़ेगा, तो चार्ट को दोबारा से रीड करना पड़ेगा। देखते हैं अभी मार्केट क्लोज होने में थोड़ा टाइम है, तो अभी इसको और ऑब्जर्व करते हैं कैसा मूव करेगा। देखिए एक्सिस बैंक में क्या हो, जैसे एक्सिस बैंक पे हमने कहा था कि रेंज ब्रेक करके पुल बैक आएगा तो जब RSI ओवरबॉट दिखाएगा तो हम उस पर ट्रेड लेंगे, पर अभी पुल बैक आया तो है, पर ये फर्स्ट टाइम मूव है। इसके बाद अभी और पुल बैक इस लाइन पे आएगा तब हम सोचेंगे। तो अभी हमें वो आता हो उतना एग्रेसिव अभी नहीं दिख रहा, तो हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो अभी जो है 1 आवर 20 मिनट्स ही बाकी रह गए मार्केट को क्लोज होने में। प्राइस के पास इतना टाइम नहीं है अभी। जैसे आप देख सकते हैं हिंदाल्को एक्सिस बैंक में या तो रेंज में ही खत्म हो जाएगा या तो बहुत एक शार्पली और एग्रेसिव मूव आ सकता है लास्ट आवर में 3 बजे के बाद या अराउंड 2:30 के बाद ऐसा मूव कर सकता है। हमें ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना होता है कि हम टाइम के हिसाब से मार्केट के कौन से फेज में है। अगर यही चीज हमें मॉर्निंग में या फिर अराउंड 10 o'clock के अराउंड होते हैं तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी इसके पास काफी टाइम है तो मूव करने के लिए, तो ये चल सकता है। अब जैसे जैसे हम क्लोज आ रहे हैं मार्केट क्लोज के, अभी इसमें एक शार्पली एग्रेसिव मूव कर सकता है या तो फिर ये होल्ड करके ही यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ये अभी हमें देखना होगा। जैसे आप देख सकते हैं टाटा स्टील में ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे आ चुका है और अब हम देखेंगे प्राइस यहाँ पर कैसे मूव करेगा। देखिए जैसे अभी आपने देखा कि प्राइस इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और अभी ये रेंज में जा रहा है और अब बोलिंजर बैंड में भी हमें एक स्क्वीज बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमने अगर ट्रेड इनिशिएट कर दिया तो हमें यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे बोलिंजर बैंड का स्क्वीज बन रहा है और प्राइस रेंज में जा रहा है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट हो सकता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होना चाहिए और अगर हम चाहे तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर एग्जिट के लिए हमें या स्केल आउट के लिए हमें सोचना चाहिए। हमें टाइम भी साथ साथ देखना है। और तो अभी हम इस प्राइस से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस से अभी हम एक एग्रेसिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर ये इसी तरह रेंज में मूव करते हुए क्लोज हो सकता है। देखिए जब भी हम ट्रेड लेते हैं हमें पॉसिबिलिटी के टर्म में सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं अभी प्राइस कैसे मूव करता है। देखिए हिंदाल्को में जैसे हमने कहा था हमें एक एग्रेसिव मूव का वेट करे, पर हमें वो एग्रेसिव मूव अभी देखने को नहीं मिला। हमने कहा था इस पॉइंट के बाद प्राइस एक डीप पुल बैक ले, क्योंकि हमें यहाँ पे सेलर की साइड से कोई भी एग्रेसिव मूव देखने को हमें नहीं मिल रहा था। तो जैसे हमने देखा कि प्राइस एग्रेसिव मूव आया और डिसेंट से पुल बैक आना
शुरू हुए तो हमने कहा था कि अगर प्राइस यहाँ पे स्लो होता है और एक एग्रेसिव मूव आता है ऊपर की ओर, तब हम सोचेंगे अपना बायस उस डायरेक्शन में बनाने की ओर, या फिर हम तब तैयार होंगे कि ट्रेड हमें लेना है या नहीं लेना है। तब हमारे पास एक नई इन्फॉर्मेशन आई कि प्राइस और एग्रेसिव नीचे जा रहे हैं। देखिए हमारा बायस है अप डायरेक्शन की ओर, तो हमें चाहिए कि बायर्स हमारे फेवर में हो, हमें कुछ इनिशिएट करें या फिर कुछ सिग्नल दे कि बायर्स आ गए हैं या फिर वो एग्रेसिव मूव करना शुरू कर दिए। पर अभी हमें दिख रहा है कि ऐसा हमें कोई सिग्नल या फिर कोई साइन नहीं दिख रहा है बायर्स के आने का। हमें सैलरी दिखाई दे रहा है, वो भी एग्रेसिव। तो अभी हमें अभी भी वेट करना होगा। देखिए एक्सिस बैंक में भी अभी कुछ ज्यादा मूव हुआ नहीं, वो ऊपर डायरेक्शन में आके नीचे चला गया। हमें इसमें भी अभी वेट करना होगा कि प्राइस कैसे मूव करेगा। देखिए जैसे भी टाइम हो रहा है 240 अब, और हम देख सकते हैं हिंडाल्को में प्राइस और नीचे आ गया। प्राइस यहाँ से ऊपर डायरेक्शन में ऐसे एग्रेसिव मूव करके हम इस तरह से वेट कर रहे थे कि ऐसा प्राइस एक्शन होगा, पर हमें वो दिखता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। हमें और वेट करना होगा। अभी जो टाइम हो रहा है 240, हम इसको मार्केट की क्लोज होने के बाद देखेंगे। एक्सिस बैंक में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी ओवरबॉट नहीं हुआ, अच्छे से पुल बैक भी नहीं आया कि जो इस तरह से पुल बैक आया और हम यहाँ पे सोचेंगे RSI जब ओवरबॉट होगा तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और या फिर प्राइस अगर एग्रेसिव ऐसे मूव कर जाए और यहाँ पर रेंज बनाए तो बायस हमारा तब सेल की डायरेक्शन चेंज होकर अप डायरेक्शन में हो जाएगा। इन बायस को कंप्लीट होने में टाइम है, अभी प्राइस उस तरह से मूव नहीं कर रहा है, हमें और वेट करना होगा। और जैसे आप देख सकते हैं टाटा स्टील में बोलिंजर बैंड का स्क्वीज बन रहा है, तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो अभी हमें और वेट करना पड़ेगा कि प्राइस कैसे मूव करता है। और जैसा हमें दिख रहा है कि हम क्लोजिंग आर के पास आ ही चुके हैं, तो हमें एक एग्रेसिव मूव वहाँ पे देखने को मिल सकता है या फिर ये रेंज में होकर ही क्लोज हो जाएगा। तो चलिए मार्केट क्लोज होने के बाद देखेंगे इन स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही। चलिए देखते हैं कि स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया। देखिए जैसे हमने हिंडाल्को में बोला था कि हम एक एग्रेसिव मूव के लिए वेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के बाद हमने कहा था हमें एक डीप पुल बैक चाहिए और डिसेंट सा पुल बैक चाहिए, थोड़ा एग्रेसिव सा, क्योंकि पहले ऐसा प्राइस ऊपर जा रहा था पर डिसेंट सा पुल बैक हमें नहीं मिला था। तो देखिए जैसे प्राइस एग्रेसिव आया उसके बाद आप देख सकते हैं हमने कहा था कि हमें चाहिए कि प्राइस यहाँ से एग्रेसिव मूव करके रेंज के मूविंग एवरेज के ऊपर आके होल्ड करें। वो चीज हमें नहीं मिली, पर वो चीज हमें जो क्लोजिंग आ रहा होता है उसमें हमें एग्रेसिव मूव देखने को मिला। ये एग्रेसिव मूव था 1450, इसका मतलब 2:50 पर ये एग्रेसिव मूव आया और ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करते ऊपर चला गया। उसके बाद ये प्राइस यहाँ पे होल्ड करा था पर मार्केट क्लोज हो गया। अब देखिए जो हम एनालिसिस पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ पर वो एग्रेसिव मूव देखने को मिलेगा और फिर होल्ड करेगा, वो थोड़ा बाद में आया। देखिए जो हमने एनालिसिस किया था वो आज के दिन के लिए किया था कि आज ऐसा होगा, पर अब एग्रेसिव मूव हमें एंड में मिला। हम देखेंगे नेक्स्ट प्राइस कैसे मूव करता है इस एरिया में और हम उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक बायस बनाएंगे। चलिए दूसरा एक्सिस बैंक को देखते हैं। देखिए एक्सिस बैंक में हमने बोला कि एक पुल बैक आएगा यहाँ पर और हम यहाँ पर देखेंगे RSI में ओवरबॉट होगा, तब उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। या फिर प्राइस अगर एग्रेसिव मूव अंदर की ओर चला जाता है और यहाँ पे होल्ड करता है रेंज के अंदर, तो हम बायस फिर उस हिसाब से देखेंगे ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। पर आप देखिए प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ पे ही होल्ड कर मार्केट क्लोज हो गया, तो हमें यहाँ पे वो पुल बैक देखने को नहीं मिला। तो अभी भी ये एनालिसिस पेंडिंग है और हम देखेंगे कि कल कैसे मूव करेगा। अब वो एक सेपरेट डे हो जाएगा तो हमें अलग से दोबारा से उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। जो आज हमने किया उसको हमें माइंड में रखते हुए हमें अपने एक अलग एनालिसिस करना होगा, क्योंकि ओवरनाइट कुछ चेंजेस आ सकते हैं स्टॉक्स में या उनके न्यूज में या फिर मार्केट में, ये भी फैक्टर हमें लेकर चलना होता है। चलिए देखते हैं टाटा स्टील ने कैसे परफॉर्म किया। देखिए जैसे हमने कहा था यहाँ पे एक स्क्वीज बना है बोलिंजर बैंड में और प्राइस ब्रेकआउट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। हमने देखा कि प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया और हमारा टारगेट ये था और इस लाइन को टच कर दिया। हमने कहा था कि इस रेंज में हम चाहे तो अपना हम एग्जिट हो सकते हैं या स्केल आउट कर सकते हैं अगर हमें रेंज बनती हुई दिख रही है, क्योंकि जब रेंज बनती है तो इसका मतलब होता है कोई ना कोई इसमें पोजीशन क्रिएट कर रहा है। देखिए उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे इस लाइन को टच किया जो कि हमारा टारगेट था। देखिए अब चाहे तो आप यहाँ तक का वेट कीजिए, इस लाइन का वेट करिए, या तो आप यहाँ भी निकल जाएंगे तब भी आपका ट्रेड वो सही ही होगा। जो मेन जो क्वेश्चन होता है कि हमने एनालिसिस कैसे किया, हम कितने काम रहे, हमारा इमोशन कैसे रहा और हमने ट्रेड को कैसे मैनेज किया, इंपॉर्टेंट वो होता है। टारगेट आप थोड़े से पहले निकल जाइए, थोड़े से बाद को आगे जाके उसको परफॉर्मेंस उसकी ठीक कर सकते हैं, पर जो मेन जो होता है पहले हमें पेशेंस और इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए। उस हिसाब से हम ही चार्ट को अच्छे से रीड कर पाएंगे। देखिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि सेटअप क्या होता है और स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपकी कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।